देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। एक ऑप्शनल वाला पेपर है, इसमें ये दो बुकें हैं। एक पहली बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, दूसरी बुक है टेंसर एनालिसिस। ये दोनों की कंबाइंड एक किताब आती है, वो एसजे पब्लिकेशन की है, और वही एसजे पब्लिकेशन की बुक से हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इनकी थोड़ी थोड़ी वीडियो निकल गए, इसको तुम पढ़ोगे। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, नेम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज नेम भेजोगे, ये तीनों चीज़ें भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमारा ऐप बना हुआ, एप्लीकेशन बनी हुई, उससे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद डेमो के लिए तुम 4-6 दिन जुड़ो रहोगे। अगर तुम्हें ये पढ़ाई समझ में आए तो, अगर समझ में आती है तो तुम्हें फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और कहोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। अगर फीस तुम पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, वरना तुम डेमो के लिए जुड़ोगे, थोड़े दिन बाद अलग हो जाओगे। ठीक है। और एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। ठीक। देखिए, ये चैप्टर चल रहा है लोकल थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व, चैप्टर नंबर 1, सी पार्ट, पेज नंबर 23, प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है, इसको अच्छी तरह से समझो। प्रिंसिपल नॉर्मल को समझने के लिए सबसे पहले ऑक्सीलेटिंग प्लेन को समझना पड़ेगा, सब मालूम होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं, पीछे वीडियो में बता चुके। मान लो ये हमने कोई भी कर्व, ये हमने स्पेस कर्व बनाया, यानी कि कर्व स्पेस कह लो चाहे स्पेस कर्व कह लो। अब स्पेस कर्व बनाया, इसमें ए पॉइंट हमने पी ले लिया, मान लो ए पॉइंट पी ले लिया। अब इसके पास में एक पॉइंट क्यू ले लिया। अब जो टेंजेंट लाइन हमने बनाई है वो पी और क्यू पॉइंट दोनों को टच कर रही है। टेंजेंट लाइन पी और क्यू पॉइंट को टच करती है, तो यहाँ पर जो कर्व, जो प्लेन बनेगा इस कर्व पे, वही प्लेन हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहलाएगा। वो कहलाएगा ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहलाएगा। ऑक्सीलेटिंग प्लेन का मतलब है टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन को टी यूनिट वेक्टर कहते हैं। टेंजेंट लाइन पी पॉइंट क्यू पॉइंट ये आपस में टच करते हुए जाए, और इससे जो प्लेन बनेगा उसी को ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहेंगे। अब तुम सोच रहे होगे प्रिंसिपल नॉर्मल बताना, ऑक्सीलेटिंग प्लेन क्यों बताया जा रहा है। ऑक्सीलेटिंग प्लेन ये बताया जा रहा है, ऑक्सीलेटिंग प्लेन में जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, ऑक्सीलेटिंग प्लेन में जो पॉइंट पी है, इस पर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, इस पर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, इस पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर, ये भी हो सकता है, ऐसे भी परपेंडिकुलर, कैसे भी बना लो, परपेंडिकुलर बनाना चाहे इस तरह से बना लो, कैसे भी बना लो। ऑक्सीलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला पॉइंट ही प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाता है। यानी कि ऐसा नॉर्मल जो, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ऐसा नॉर्मल जो ऑक्सीलेटिंग प्लेन में हो, मतलब समझ रहे हो, ऐसा नॉर्मल जो किस में हो, ऑक्सीलेटिंग प्लेन में हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल नॉर्मल कहेंगे। ठीक। या ऐसा परपेंडिकुलर जो ऑक्सीलेटिंग प्लेन में हो, ऑक्सीलेटिंग प्लेन ये कहलाएगा पी, और इस पर परपेंडिकुलर चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे कैसा भी हो, यानी कि इस पी पॉइंट के परपेंडिकुलर प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाता है। और इसको हमेशा एन यूनिट वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, इसको करते हैं एन यूनिट वेक्टर से। लिखो, ठीक है, लिखो दी नॉर्मल लाइन, दी नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। लिखो लाइन, लिखो लाइन नहीं, लिखो LYING लाइन, लाइन इन दी ऑक्सीलेटिंग प्लेन, इन दी oscillating plane, in the oscillating plane at a point P, at a point P, on the space curve, on the curve लिख लो चाहे space curve लिख लो, on the curve, समझ रहे, यानी कर्व पे P पॉइंट जो है उसके परपेंडिकुलर इज कॉल्ड प्रिंसिपल नॉर्मल। यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाएगा। और कहाँ पर कहलाएगा, एट पी,
किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक, पी पॉइंट के परपेंडिकुलर हो। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एन यूनिट वेक्टर से। एंड डिनोटेड बाय एन यूनिट वेक्टर। बात समझ में? ये बना जाएगा एन यूनिट वेक्टर के डिनोट परपेंडिकुलर हो। समझ गए इसके लिए प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है? ठीक। अब सुनो, इसके बाद डी पॉइंट है, इसके बाद डी पॉइंट है, डी पॉइंट। अब डी पॉइंट है पेज नंबर 23 पे ही है, 23 पे ही है। हाँ, ये बाई नॉर्मल है, बाई नॉर्मल। ये बाई नॉर्मल क्या होता है वो भी अच्छी तरह से समझो। बाई नॉर्मल क्या होता है वो देखो, यानी कि जैसे जैसे ए बनाया गया, यहाँ पर जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट के तो परपेंडिकुलर हो, यानी कि मतलब पी पॉइंट जो है, जैसे एक ऑक्सीलेटिंग प्लेन बनाया, ऑक्सीलेटिंग प्लेन बनाने के बाद फिर से सुनो इसको, फिर से देखो, जैसे मान लो ए हमने कोई ऑक्सीलेटिंग प्लेन बनाया, ए अभी तो कर्व सरफेस है, ए पी और क्यू दो पॉइंट है, इसको स्पर्श करती हुई टेंजेंट लाइन डाल दी, तो ये क्या बन गया? ऑक्सीलेटिंग। एक क्या, इस प्लेन को क्या कहोगे? ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहोगे। खाली ये तो कहलाएगा कर्व, ये कहलाएगा ऑक्सीलेटिंग प्लेन। बात समझ में? अब पी पॉइंट ऑक्सीलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल नॉर्मल। बात समझ में आ गई? अब यहीं पर पेच है और इस पेच को समझो, इसीलिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। देखो, दो पेन ले तब तुम्हें बताएं। मान लो ये ऑक्सीलेटिंग प्लेन पड़ा हुआ है, ये ऑक्सीलेटिंग प्लेन है। ऑक्सीलेटिंग प्लेन क्यों है? क्योंकि पी और क्यू टेंजेंट लाइन तीनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ से जो प्लेन बनेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीलेटिंग प्लेन कहलाएगा। और प्रिंसिपल नॉर्मल क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल नॉर्मल तब कहलाएगा जब इस पी पॉइंट के परपेंडिकुलर हो, पी पॉइंट के परपेंडिकुलर हो। अब ए वाला प्लेन जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? ये प्लेन क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल नॉर्मल। और बाई नॉर्मल क्या कहलाएगा? बाई नॉर्मल तब कहलाएगा जब प्रिंसिपल प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो, यानी कि ए वाला जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन जो हमारा पेन रखा हुआ है, ये प्लेन जो है एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो प्लेन बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? बाई नॉर्मल कहलाएगा। यानी कि ऐसे समझो, दिख रहा हो चाहे दिख रहा, ए वाली पोजीशन, अगर ए वाली पोजीशन यहां पर आ जाए, यानी कि प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर, और ए परपेंडिकुलर चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे, चाहे इधर जाए, इधर जाए, यानी कि इस प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी किधर भी परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या कहेंगे? बाई नॉर्मल। मतलब समझ में आ गया? फिर से समझो इस बात के लिए। देखो, सब ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको समझना अच्छी तरह जरूरी है। प्रिंसिपल नॉर्मल ये ऑक्सीलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रिंसिपल नॉर्मल। बात समझ में आई? अब ये प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाएगा। बाई नॉर्मल क्या होता है? बाई नॉर्मल तब कहलाएगा जब इस परपेंडिकुलर पर भी परपेंडिकुलर बने, वो चाहे ऊपर बने, चाहे नीचे, ऊपर बने, चाहे नीचे बने, चाहे इधर बने, चाहे इधर बने, और उसको हम क्या कहेंगे? बाई नॉर्मल कहेंगे। बात समझ में आ गई? बाई नॉर्मल। और बाई नॉर्मल जो होता है, इसको हम बी यूनिट वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बी यूनिट वेक्टर से। लिखो दी नॉर्मल, परिभाषा लिखो दी नॉर्मल, दी नॉर्मल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल नॉर्मल। दी नॉर्मल माने होता, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल नॉर्मल, जो प्रिंसिपल नॉर्मल के क्या हो? परपेंडिकुलर, इज कॉल्ड बाई नॉर्मल। और इसको हम क्या कहेंगे? बाई नॉर्मल। और ये डिनोटेड किया जाता है बी यूनिट वेक्टर, एंड डिनोटेड बाई बी यूनिट वेक्टर। ठीक, ये हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना, एक बात और भी याद रखना, जैसे नॉर्मल लाइन जानते हो क्या होता है? नॉर्मल लाइन पीछे पढ़ा चुकी है।
पढ़ा चुके हैं। यानी कि खाली कोई भी अगर लाइन है, कोई भी लाइन है वो परपेंडिकुलर हो प्लेन के, तो वहाँ पर क्या बनेगी, नॉर्मल लाइन। और नॉर्मल लाइन प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल, फिर समझ लो, ये नॉर्मल लाइन, ये बहुत कंफ्यूजन है भाई, अच्छी तरह समझो। ये नॉर्मल लाइन लिख देते हैं, इसीलिए नॉर्मल लाइन, और ये प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात ध्यान रखना, बात समझ में आई। यानी कि नॉर्मल लाइन, प्रिंसिपल नॉर्मल, बाई नॉर्मल, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें यहीं पर एक रिलेशन और बता दें। अच्छा, ये बी यूनिट वेक्टर है। अब बी यूनिट वेक्टर जो होता है, बी यूनिट वेक्टर, वैसे तो हम तुम्हें अब सभी बताएंगे यहाँ पर, लेकिन लिख देते हैं। बी यूनिट वेक्टर टी यूनिट वेक्टर क्रॉस एन यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये फार्मूला होता है। ये कैसे होता है वो हम सब अभी तुम्हें बताते हैं, 1 मिनट रुको। अब यहाँ पर तुम्हें बता दें, वरना भूल भाल जाओ, ध्यान रखना। इसमें ये लिख लो चाहे भेयर करके, भेयर। बी यूनिट वेक्टर हमारा क्या कहलाता है, बी यूनिट वेक्टर ये बाई नॉर्मल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बाई नॉर्मल। लिखो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग बाई नॉर्मल, एलॉन्ग बाई नॉर्मल। ठीक, और एक टी यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, टी यूनिट वेक्टर एलॉन्ग टेंजेंट। आप समझिए, टेंजेंट लाइन को टी यूनिट वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। लिखो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन। अब क्या रह गया, एन यूनिट वेक्टर। और एन यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा, एन यूनिट वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर एलॉन्ग प्रिंसिपल नॉर्मल, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक, अब हम तुम्हें ये बताते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, इधर ही बता देते हैं। ठीक है, यहीं पे बता देते हैं, इसे हटा देते हैं। हाँ, देखो, एक हम तुम्हें अलग से एक चित्र टाइप का बना के बता देते हैं, और इस चित्र से समझो, ये कोई भी निकालना हो, सारे के सारे तुम निकाल सकते हो। देखो, इसका तरीका ये होता है, जैसे ऐसे तो वैसे सीक्वेंस कहते हैं, ये कहते हैं सीक्वेंस, और इसमें टी एन बी का रिलेशन होता है, और 3 हम इस तरह से एक तरफ मुँह करके ए बना लेते हैं। पहले टी यूनिट वेक्टर, फिर एन यूनिट वेक्टर, फिर टी एन बी, और फिर बी यूनिट वेक्टर, ए बी यूनिट वेक्टर। अगर तुमसे कहा जाए टी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, तो तुम इधर ही चलोगे, इधर से चलोगे सीक्वेंस में, इसे लिख दोगे एन यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। बात समझिए, अगर तुमसे कहा जाए एन यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, तो तुम बताओगे बी यूनिट वेक्टर क्रॉस टी यूनिट वेक्टर। अगर तुमसे कहा जाए वी यूनिट वेक्टर किसके बराबर आता है, तो आगे बढ़ोगे और कहोगे टी यूनिट वेक्टर क्रॉस एन यूनिट वेक्टर। यहीं से ये फार्मूला आता है। बात समझ में, ये वैसे रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन इस तरह से रटोगे कभी नहीं भूलोगे। बात समझ में, ये टी एन भी इस तरह से। अब क्या है, अब उल्टा चलोगे तो माइनस होगा। जैसे तुमसे कहा जाए टी क्रॉस बी, यानी कि टी यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। अगर एक टी क्रॉस बी अगर निकालना है तो एक बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर उल्टा यहाँ पर चलोगे तो माइनस में आएगा, ये किस में हो जाएगा, माइनस में। बात समझ में आई। ठीक, अब ये लिखो, बाद में जैसा आता रहेगा वैसा हम तुम्हें उतारो फटाफट। ठीक, देखो, अगर अपोजिट चलेंगे तो ये माइनस में लिखेंगे, ध्यान रखना। यानी एन क्रॉस टी कहेंगे, लाओ लिख लो, अच्छा नहीं तो ध्यान पे से उतर जाए। एन क्रॉस टी कहोगे माइनस बी यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और एन क्रॉस टी माइनस बी। ठीक है, और टी क्रॉस एन, अगर टी क्रॉस एन कहोगे तो माइनस का एन हो जाएगा, और टी क्रॉस एन हो गया, बी क्रॉस एन कहोगे
बराबर माइनस टी यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और चाहे ऐसे समझ लो, चाहे कैसे भी समझ सकते हो। जैसे ए क्रॉस बी होता है बराबर क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए के होता है। तो जैसे ए एन क्रॉस बी है, एन क्रॉस बी, अगर इसे बी क्रॉस एन लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, वही तो ए है। और यहाँ पर बी क्रॉस टी है, अगर इसको उल्टा लिखें टी क्रॉस बी तो माइनस का एन आएगा, तो माइनस का एन आएगा। कुछ गड़बड़ भी है भाई, देखो फिर से देखो यहाँ पर एन क्रॉस टी है, एन क्रॉस टी बराबर बी हो गया, और टी क्रॉस बी है भाई, तभी ये गड़बड़ हो रहा है। अब तुम देखो टी क्रॉस बी अगर उल्टा करोगे माइनस एन हो जाएगा। अब यहाँ पर बी क्रॉस एन करोगे, माइनस का टी आ गया, तीनों हो गए। अब सही हो गए। फिर से चेक कर लो, एन क्रॉस टी बराबर माइनस बी, और टी क्रॉस बी बराबर माइनस एन, ठीक है, और बी क्रॉस एन बराबर माइनस टी, ठीक, बिल्कुल ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस का बी क्रॉस ए, नोट कर लो, ठीक है। सब कुछ हमने डिटेल में तुम्हें बता दिया। इसके बाद एक प्लेन और है, वो भी तुम्हें बता रहा है, उतार लो, ठीक। ये हमने इसलिए बता दिया, कभी भूलो भालो ना, ध्यान रहे जैसे। अब डालो हेडिंग आगे। देखो अब इसके बाद ई पार्ट है, पेज नंबर 23 पे। अब RECT IF बाई LIN, रेक्टिफाइंग प्लेन। ये रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होता है इसको समझो। रेक्टिफाइंग प्लेन क्या कहलाता है वो हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं, अच्छी तरह समझो इसे। हाँ, यानी कि रेक्टिफाइंग प्लेन वो प्लेन होता है जो टेंजेंट नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल, टेंजेंट ध्यान से समझो, देखो लिख भी देते हैं, टेंजेंट नॉर्मल, ये बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको बहुत अच्छी तरह समझना है। टेंजेंट नॉर्मल नहीं, टेंजेंट लाइन तुम समझ रहे हो, एंड बाई नॉर्मल, यानी कि जो प्लेन टेंजेंट लाइन और बाई नॉर्मल दोनों को कंटेन करे, यानी कि जो प्लेन टेंजेंट लाइन और बाई नॉर्मल को कंटेन करे वह प्लेन रेक्टिफाइंग प्लेन कहलाता है। मतलब समझ में आया? फिर से समझो, यानी कि वह प्लेन जो टेंजेंट लाइन, बात समझ में आई? अब टेंजेंट लाइन और किसे, बाई नॉर्मल दोनों को कंटेन करे, उस प्लेन को रेक्टिफाइंग प्लेन कहते हैं। और इसकी इक्वेशन ये होती है, कैपिटल R वेक्टर माइनस स्मॉल r वेक्टर, और ये आता है n यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन इसकी कहलाती है। लिखो इसके लिए, द प्लेन containing the tangent and binormal is called रेक्टिफाइंग प्लेन, ठीक है। ये कहलाता है रेक्टिफाइंग, यानी कि जो कंटेन करे किसे, टेंजेंट के लिए, टेंजेंट कह लो, टेंजेंट लाइन कह लो, बात एक ही। टेंजेंट तो तभी बनेगा जब लाइन पड़ेगी। टेंजेंट एंड बाई नॉर्मल दोनों को कंटेन करे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टिफाइंग प्लेन कहलाएगा। बात समझ में? अब लिख लो इक्वेशन
रेक्टिफाइंग प्लेन, इसकी इक्वेशन ए कहलाती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर बराबर 0। नोट करो इसे। ठीक है, लिखो। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएंगी तो आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक, बिगाड़ दें विषय। अब इसके बाद आगे वाला पॉइंट है, रेक्टिफाइंग हो गया। अब इसके बाद है 1.10 कर्वेचर एंड टोरिजन। कर्वेचर पहले लिखो, ये है 1.10 और पेज नंबर 25 पे है कर्वेचर। ठीक है तो 2 पॉइंट, एक कर्वेचर का है और एक किसका है, एक है टोरिजन का। पहले कर्वेचर बताते हैं। कर्वेचर समझो, कर्वेचर अच्छी तरह समझो कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, देखो कर्वेचर क्या कहलाता है, टेंजेंट के डायरेक्शन के चेंज होने का, फिर से बात सुनो, टेंजेंट के डायरेक्शन के चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ कर्वेचर कहलाता है। नहीं समझ में आया, ये भाषा कुछ समझ में नहीं आई होगी। दूसरी भाषा में समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। पहली बात तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन किसका, आप डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ का डिफरेंशिएशन, आर्क लेंथ का डिफरेंशिएशन। जैसे डी आर वेक्टर बटे डी एस, ये डिफरेंशिएशन यही हमारा कर्वेचर कहलाता है। आर्क ले, फिर से समझो इसे अभी अच्छी तरह। और एक बात बताएं, कर्वेचर को हम इस तरह कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं कप्पा, KAPPA कप्पा, KPA भी लिख देते हैं, KPPA भी लिख देते हैं, कप्पा कहलाता है। ये के क्या कहलाता है, कप्पा। कप्पा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कर्वेचर, ये कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, फिर से समझ लो, फिर से समझो इस बात के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन होता है तो ये क्या कहलाता है, कप्पा कहलाता है। कप्पा का मतलब कर्वेचर कहलाता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है। और ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लेंगे, रेट ऑफ चेंज का आपका मतलब हुआ D/ds की फॉर्म में लेंगे, यानी कि ये डिफरेंशिएशन जो हम लेंगे वो किसकी फॉर्म में लेंगे, D/ds की फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, कप्पा कहलाएगा। कप्पा का मतलब के का मतलब कर्वेचर कहलाएगा। बात समझ में आई। ठीक, अब लिखो, लिखने के लिए फिर से एक बार समझ लो, फिर हम लिखाएं। देखो, टेंजेंट के डायरेक्शन के चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ क्या कहलाएगा, कप्पा कहलाएगा, के कहलाएगा। या दूसरी भाषा में समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, और क्या कहलाएगा, कप्पा। कप्पा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, के से। ठीक, अब यहाँ पर ए है। और एक बात और बता दें, एक कप्पा जो है वो तो कहलाता है कर्वेचर, वो तो कहलाता है कर्वेचर। फिर एक नाम और आएगा, वो आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा और रो में जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि रिसिप्रोकल होता है। यानी के बराबर 1/रो या रो बराबर, या तुम कह सकते हो रो बराबर क्या होता है 1/k। बात समझ में आई? कप्पा और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन समझ गए? ठीक, लिखो, अब लिखो परिभाषा। ठीक है, अब लिखो, बोले लिखो दी आर्क माने चाप, रेट ऑफ दी रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट that is dr वेक्टर अपॉन ds, यानी कि dr वेक्टर अपॉन ds का रेट ऑफ रोटेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ का डिफरेंशिएशन d/df इज कॉल्ड, यही कहलाता है। क्या कहलाता है? कहलाता है कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा? दी कर्वेचर, कॉल्ड कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा? कर्वेचर। ठीक है, और इसको हम सर्कुलर कर्वेचर भी कहते हैं, वो भी लिख लो, आर सर्कुलर कर्वेचर। कभी ये नाम आ जाए तो ये मत समझना ये कुछ अलग होता है, कर्वेचर इसलिए लिखा दिया सर्कुलर कर्वेचर। डिनोटेड बाई के, यहीं पे लिख दें, डिनोटेड बाई के। ठीक, ये हो गया। अब के बराबर क्या होता है? के बराबर ये तुम्हें बताया गया, क्या बताया गया? आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इसका dr/ds का डिफरेंशिएशन का रेट ऑफ चेंज। बात समझ में? ये हमारा क्या कहलाएगा? कप्पा कहलाएगा। और ये कप्पा जो होता है उसको हम माड की फॉर्म में लेते हैं, इस तरह से, यानी कि माड की फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, अब dr वेक्टर अपॉन ds जो होता है, dr/ds, इसको हम r डैश कहते हैं। ये क्या कहलाता है? r डैश। लो नीचे वाला बिगाड़ दें। यहाँ पर हम एक रिलेशन भी बनाएंगे अभी। ये कहलाता है, ये तो तुम्हें मालूम है, r डैश कहलाएगा, d/ds हो गया और r डैश वेक्टर, ये हो गया, ये आया। अब dr/ds, इसको दूसरी फॉर्म में तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, r वेक्टर का डबल डैश लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, बात तो सब एक ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बताएं, टी की फॉर्म में भी तो मालूम है, टी यूनिट वेक्टर नहीं मालूम हो तो ये समझ लो, टी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? r डैश के। और r डैश बराबर क्या होता है? dr वेक्टर बटे ds के होता है। ये बराबर होता है dr बटे ds। और अगर t यूनिट वेक्टर बटे ds निकालें तो ये क्या बराबर हो जाएगा? d2r वेक्टर बटे ds स्क्वायर, या फिर r वेक्टर का डबल डैश कह सकते हो, बात समझ में आई? अब ये डबल डैश कह सकते हो, या फिर d/ds कह सकते हो, r वेक्टर का डैश कह सकते हो। ये हमने इसलिए बताया, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। और कभी भी अगर बाई चांस में इस तरह से आ जाए टी यूनिट वेक्टर बटे ds, तो ये भी हम फार्मूला इस तरह से भी यूज करेंगे। क्यों? ये वाला पद हमारा ये बताया गया, dt यूनिट वेक्टर बटे ds ये होता है, ये बताया गया। इसलिए इसकी जगह पर ये भी लिखते हैं, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला, सारे के सारे फार्मूले ही हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी फार्मूला तुम कभी भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है, एक कप्पा क्या कहलाता है? कर्वेचर। और रो क्या कहलाता है? रो क्या बताया? ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको डिनोट किससे करते हैं? रो से। लिखो, रिसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, नई लाइन में लिख लो, रिसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, कार्ड दी। रिसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी कर्वेचर का उल्टा क्या हो जाएगी? 1/k। ठीक है, कार्ड दी। और एक क्या कहलाता है? क्या बताया था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कार्ड दी रेडियस ऑफ कर्वेचर,
ऑफ कर्वेचर, ये क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड डिनोटेड बाई, और ये किससे डिनोट होता है? रो से, और ये डिनोट होता है रो से। देन, और ये रिलेशन ध्यान रखना, रो बराबर 1/k, यानी के का मतलब कप्पा हो गया, कर्वेचर हो गया, रो का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, बहुत क्लियर हो गया, बहुत तुम्हें बता दिया इसमें। ठीक है, उतार लिख लो, जो कुछ लिखना चाहो, वैसे तो लिख ही लिया होगा, फिर भी लिख लो। अब इसके बाद आगे बताएंगे, इसके बाद थ्योरम है वो बताएंगे अभी। ठीक है, बिगड़ देखो, लिख लो तुम लोग, तब तक हम इसे लिखते हैं थ्योरम के लिए। थ्योरम में भी लैंग्वेज है, इसमें टोरिजन रह गया, अभी इसके बाद बताएंगे। पहले ये थ्योरम बता दें। देखो, थ्योरम 1, इसी के आगे है थ्योरम, पेज नंबर 26 पे। ठीक, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एंड necessary and sufficient condition for a curve, to the straight line, to a straight line is that the curvature के बराबर 0 at all points of curve, अब इसे सुनो, प्रूफ देखो। प्रूफ, ये क्या निकालना है? ये निकालना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। पहले नेसेसरी निकालेंगे, फिर सफिशिएंट निकालेंगे। तो नंबर 1 निकालेंगे नेसेसरी कंडीशन। अब समझो नेसेसरी कंडीशन में क्या निकालना है, ये बात को समझो और क्या लेके चलना है। सफिशिएंट बाद में निकालेंगे, ठीक है, बाद में बताएंगे सफिशिएंट वाले, पहले नेसेसरी समझो। कह रहा है फॉर ए कर्व दी स्ट्रेट लाइन का एक कर्व है। अगर कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन का होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? उसकी इक्वेशन ये होती है, आर वेक्टर बराबर जो लेंथ है उसको हम कुछ भी मान लें, चाहे एस मान लें, तो मान लो एस और कांस्टेंट लिख लिया सी प्लस डी। ये क्या कहलाएगी? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाएगी। अभी हम थ्योरी में लिखेंगे। कह रहा है कर्व टू दी स्ट्रेट लाइन, यानी कर्व जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कोई फॉर्म में है, तो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में एक कर्व हो गया। अब क्या कह रहा है? दैट दी कर्वेचर इज 0, यानी कर्वेचर का मतलब कप्पा बराबर 0। यानी इसको हल करेंगे, हल करने के बाद अगर के बराबर 0 आ जाता है तो हमारी ये कहलाएगी नेसेसरी कंडीशन एट दी पॉइंट फॉर ए कर्व। और किसके पॉइंट पर कहलाएगी? कर्व के। अब तुम्हें बता दें, सफिशिएंट भी बता दें, वैसे बहुत लोग सभी लोगों को मालूम भी होगा। सफिशिएंट नेसेसरी की उल्टी होती, उसमें कप्पा बराबर 0 लेके चलेंगे और ये इक्वेशन प्रूव करके ले आएंगे, तभी वो क्या कहलाएगी? सफिशिएंट कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये है। अब इसको हम निकालना तुम्हें बताते हैं और तुम लोग समझो। क्या लेके चलेंगे? टू कर्व टू दी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म का हम कर्व लेते हैं, तो लिखते हैं बी नो। अब क्या लेते हैं? इक्वेशन ऑफ द कर्व टू ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द कर्व
टू दी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कर्व की इक्वेशन ए हो गई। अब यहाँ पर ए, सी और डी क्या है? कांस्टेंट। लिख भी सकते हो, जहाँ सी कामा डी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। ठीक है, अच्छी तरह समझते हुए चलो। अब इसमें लाना क्या है? कप्पा बराबर 0 लाना है। कप्पा 0 लाने के लिए इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस कर लें, एस के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तो डी आर वेक्टर बटे डी एस, और एस के सापेक्ष करेंगे सी हो जाएगा, इसका तो 0 समझ रहे होगे, एस का 1 हो जाएगा, सी आएगा, डी का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब ए क्या है? डी आर बटे डी एस, ए कहलाता है आर वेक्टर का डैश, और ए हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। आर वेक्टर का डैश, ये भाई सब ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा अपने आप भी, बार बार, हाँ लिखना तो बहुत मुश्किल है बार बार। टी आर वेक्टर का डैश टी यूनिट वेक्टर के बराबर कहलाता है। अब टी यूनिट वेक्टर के बराबर कहलाता है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर लें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, फिर से एस के सापेक्ष कर लें, तभी क्या आएगा वो देखो, ये आएगा डी टी यूनिट वेक्टर बटे डी एस, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर माड ले लें दोनों तरफ, टेकिंग माड, ये ले लें माड। ठीक, तभी ये हो जाएगा डी टी यूनिट वेक्टर बटी डी एस का माड, और ये इधर तो 0 ही है, 0 का माड 0 ही होता है, और ये क्या कहलाता है? कप्पा, कप्पा बराबर 0। और इस तरह से ये नेसेसरी कंडीशन प्रूव हो गई। अब निकालें यहाँ पर, एक कंडीशन भाई प्रूव हो गई। अब यहाँ पे निकालें सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ये निकालें सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है? सफिशिएंट कंडीशन अभी हम बता भी चुके हैं, फिर से बता देते हैं। इसमें कप्पा से शुरू करेंगे और ए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले आएंगे, अगर ये आ जाती तो समझो प्रूफ हो गया। तो हम लिखेंगे टेकिंग कप्पा बराबर 0, ये कप्पा 0 लेके चलें। कप्पा तो हमें मालूम है टी यानी कि ए बराबर इसके होता है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, टी यूनिट वेक्टर डैश का मापांक बराबर 0। मापांक का डैश का मतलब है डी टी यूनिट वेक्टर बटे डी एस, बात समझ में आई? ए हो गया। अब यहाँ पर क्या है? माड दोनों तरफ हटा दो। ठीक, तो ये आ जाएगा टी यूनिट वेक्टर का डैश बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। अब टी यूनिट वेक्टर का डैश किसके बराबर होगा? डी टी यूनिट वेक्टर बटे डी एस, ये बराबर किसके हो जाएगा? 0 के, ये 0 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस। डिफरेंशिएशन में घातें बढ़ने लगती हैं, इंटीग्रेशन में घातें क्या होने लगती हैं? कम, तभी ये रह जाएगा टी यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा टी यूनिट वेक्टर, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, बात समझ में? अब टी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? टी यूनिट वेक्टर देखो ये लिखा हुआ है, टी आर डैश बराबर क्या होता है? टी यूनिट वेक्टर। तो टी यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर का डैश, और ए बराबर किसके हो गया? कांस्टेंट। आर वेक्टर, आर देखो सब अच्छी तरह समझो, ये लिखा हुआ है, जाओ यहाँ पे लिख भी दें, टी यूनिट वेक्टर बराबर आर डैश। बहुत ही कन्फ्यूजन है, छोटी छोटी सी परिभाषाएँ हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन जितनी अच्छी तरह से पढ़ो उतनी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये आर डैश का मतलब क्या है? आर डैश का मतलब है डी आर वेक्टर बटे डी एस, और बराबर क्या हो गया? सी। अब निकालना आर वेक्टर, तो इसका इंटीग्रेशन करें तभी तो यस हटेगा। अब लिखें यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यस, यस के सापेक्ष इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ओवर डी एस हट जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एस बढ़ जाएगा। जब ये हटेगा तो यहाँ पर आएगा आर वेक्टर, ये रह जाएगा आर वेक्टर, और सी का क्या हो जाएगा? सी यस, और कांस्टेंट हम जोड़ दें डी, कांस्टेंट जोड़ दीजिए, और ये इक्वेशन किसकी आ गई? स्ट्रेट लाइन की, और ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, और नोट कर लो, उतार लो, फिर इसके आगे का पॉइंट तो बताएं तुम। ठीक है, उतारो। चल लो, समझ में आ गई होगी। ठीक, बिगड़ा देखो,
सुनो, अब इसके आगे वाला पॉइंट है, इसके आगे वाला पॉइंट है, ये है टोरिजन, बी पॉइंट है। टोरिजन, ठीक। अब तो मैं टोरिजन बताते हैं, इसे टार्सन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको जो प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से चिन्ह बनाते हैं, इस तरह से, ये थोड़ा सा नीचे घुमा देते हैं और इस तरह से घुमा देते हैं, कभी कभी इस तरह से भी बना हुआ मिल जाता है, बात समझ में आई। और ठीक ठीक नहीं बनाते हैं, ये थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा देते हैं, जिससे ये टोरिजन कहलाता है, टॉर्जन कहलाता है। अब टॉर्जन मतलब क्या होता है वो समझो, यानी कि कहने का मतलब है बी यूनिट वेक्टर क्या होता है मालूम है, ध्यान है कुछ, ये कहलाता है बाई नॉर्मल, ये धीरे धीरे याद करो, ये बाई नॉर्मल कहलाता है, ये कहलाता है बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल, बाई नॉर्मल का रेट ऑफ चेंज अबाउट आर्क लेंथ, यानी कि कहने का मतलब है डी बी यूनिट वेक्टर बटे डी एस, अगर इसका यूनिट निकाल दिया जाए तो यही टोरिजन के नाम से जाना जाएगा, टार्जन के नाम से जाना जाएगा। मतलब समझ में आया, फिर से समझ लो, यानी कि बी यूनिट वेक्टर का रेट ऑफ चेंज अबाउट आर्क लेंथ क्या कहलाएगा, टार्जन कहलाएगा, टार्जन कहलाएगा, बात समझ में। और रेडियस ऑफ टोरिजन जो होता है, रेडियस ऑफ टोरिजन, उसको हम सिग्मा कहते हैं। एक टोरिजन कहलाता है, एक कहलाता है रेडियस ऑफ टोरिजन, और इन दोनों में रिलेशन होता है, यानी कि रो इसका क्या होता है, रिसिप्रोकल होता है, या ये वाला टोरिजन जो है ये रेडियस ऑफ टोरिजन का रिसिप्रोकल होता है, इसका रिसिप्रोकल होता है। मतलब समझ गए, ठीक। अब लिखो परिभाषा, लिखो, हाँ, आर्क रेट, रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन किसके किसके रोटेशन के, ऑफ द बाई नॉर्मल, ऑफ द बाई नॉर्मल, बाई नॉर्मल, और किस पॉइंट पर, पी पर, एट पी, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। और यही हमारा क्या कहलाता है, टोरिजन, टार्जन कहलाता है। बाई नॉर्मल एट पी इज कॉल्ड टोरिजन, यही कहलाता टोरिजन, ठीक है। और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डी बी यूनिट वेक्टर बटे डी एस, बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसके लिए भी लिख लो, लिखो द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, ऑफ द टोरिजन, ऑफ द टोरिजन इज कॉल्ड, और यही कहलाता है, क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ टोरिजन, रेडियस ऑफ टोरिजन, एंड डिनोटेड बाई, एंड डिनोटेड बाई सिग्मा, और इसे सिग्मा से डिनोटेड करते हैं। और इसका रिलेशन जो होता है दैट इज, लिख लो, सिग्मा बराबर 1/रो, टारिजन 1/टोरिजन, ठीक। सबको सही लिख गया, सही है। अब बिगाड़ दे नीचे वाली, उतार लो तुम लोग। इसके बाद एक परिभाषा और है, वो तुम्हें बताते हैं, फिर आगे वीडियो आगे वाली में बताएंगे। ये बिगाड़ो। इसके बाद सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, और सी पॉइंट भी है पेज नंबर 26 पे ही है, ये पेज पड़े हुए हैं सब, अच्छा। हाँ, स्क्रू, कर्वेचर, अब ये स्क्रू कर्वेचर क्या होता है वो भी समझो, सुनो ध्यान से। स्क्रू कर्वेचर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल के रोटेशन के
आर्क रेट को स्क्रू कर्वेचर कहते हैं। मतलब समझ में आया? प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है? प्रिंसिपल नॉर्मल को कहते हैं एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर कहते हैं। एन यूनिट वेक्टर कहते हैं किसे? प्रिंसिपल नॉर्मल। और रेट आर्क रेट ऑफ रोटेशन, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ किसके? प्रिंसिपल नॉर्मल कॉल्ड स्क्रू कर्वेचर। बात को समझ में आई? यानी कहने का मतलब है रेट ऑफ रोटेशन का मतलब डिफरेंशिएशन। आर्क ए वाला जो है वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्क्रू कर्वेचर। स्क्रू फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। यानी कि आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल इज कॉल्ड स्क्रू कर्वेचर। ठीक, ये स्क्रू कर्वेचर कहलाता है। और ये स्क्रू कर्वेचर को इस रिलेशन से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना, कि स्क्वायर प्लस टॉरिजन स्क्वायर, ये कहलाता है। ये इसका रिलेशन इसके बराबर होता है। ठीक, अब लिखो परिभाषा, इसको लिखो। द आर्क रेट, और ना ध्यान रहे तो यहीं से लिख लो आर्क रेट ऑफ रोटेशन। आप बाई नॉर्मल की जगह पर प्रिंसिपल नॉर्मल कर देना है। बात समझ में आई? आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ दी प्रिंसिपल नॉर्मल at P is called एक टॉरिजन की जगह क्या आ जाएगी? स्क्रू कर्वेचर। स्क्रू कर्वेचर, ये हमारा स्क्रू कर्वेचर कहलाता है। इज कॉल्ड स्क्रू कर्वेचर। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? अब दैट इज स्क्रू कॉल्ड दैट इज, अब ए इससे डिनोट करते हैं, दैट इज डी एन यूनिट वेक्टर बटी डी एस। इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक, डी एन यूनिट वेक्टर बटी डी एस। ठीक है, आर्क रेट ऑफ रोटेशन डिफाइन। ठीक है, या नई लाइन में दैट इज ये लिख लिया। अब नई लाइन में लिख लो इसको, The arc rate of rotation of the principal normal at P is called screw curvature, that is dn unit vector बटे ds। ठीक है, ये कहलाता है। अब इसका जो माड होता है, ये माड dn यूनिट वेक्टर बटे ds, इसका ये मैग्नीट्यूड यानी कि माड, ये बराबर होता है अंडर रूट क्या बताया? कप्पा स्क्वायर प्लस टॉरिजन स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? लाओ यहाँ पर भी लिख लो दैट इज। ठीक है, आज तुम्हें इतना ही कराएंगे, इसके आगे वाला हम तुम्हें कल कराएंगे, बस इतना ही।